पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं और कांग्रेस को कांग्रेस से खुद ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो तहसीन पूनावाला, मुझे ये बता दीजिए, ये बात कहना कि भाई प्रॉपर्टी नहीं है, जब देश का प्रधानमंत्री बाहर है देश से तो आपको उनके खिलाफ वक्तव्य नहीं देने चाहिए, ये कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 साल से ये हो रहा है और मुझे लगता है ये बंद नहीं होगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछती हूँ, राहुल गांधी मणिपुर गए, बहुत अच्छी बात है, तीसरी बार गए और भी अच्छी बात है, लेकिन क्या प्लेन का टिकट तमिलनाडु का नहीं मिल रहा या संदेश खाली का नहीं मिल रहा? क्या चक्कर है? वहां नहीं जाते, जाते उसी राज्य में है जहां बीजेपी की सरकार है। आज इस सवाल का जवाब दे दीजिए। थैंक यू नाविका जी, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी भी व्यक्तिगत उम्मीदें सिर्फ राहुल गांधी जी है, सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी से, जैसे कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री है। चलो मान लिया राहुल गांधी जी हिपोक्रेट है, नहीं गए तमिलनाडु। वर्तमान प्रधानमंत्री ना मणिपुर गए ना तमिलनाडु गए। उनके तो 8,400 करोड़ का प्राइवेट जहाज है ना, उसमें चले जाते, प्लेन की टिकट छोड़ दीजिए, प्राइवेट जहाज और मेबैक गाड़ी है ना प्रधानमंत्री जी के पास। लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मणिपुर पे मेरे 4 या 5 स्पष्ट सवाल है, अगर बीजेपी के प्रवक्ता उनके जवाब दे। ऐसा कोई दूसरा सूबा बता दीजिए, यहाँ वहां पर बातें मत कीजिए, यहाँ पर 4,600 असॉल्ट वेपन जैसे AK-47 चोरी हुए लाइव एम्यूनिशन के साथ, और जिन्होंने चोरी किया उन्होंने वहां पर आधार कार्ड छोड़ के गए। देश के गृह मंत्री गए थे कर्नाटका चुनाव के बाद मणिपुर, यानी कि मई 28 को। जो घटना वहां पे घटी, जो महिलाओं को नंग परेड कराया गया, ये मई 4 को घटी थी। उसके बावजूद गृह मंत्री वहां होने के बावजूद वहां पर FIR दर्ज नहीं हुआ, जब तक जून में आप नाविका जी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो गृह मंत्री जी की असफलता है या नहीं है? बार बार ये कहा जाता है एन बीरेन सिंह द्वारा, जिनके ट्वीट्स PMO ने डिलीट कराए, ऐसे ट्वीट्स उन्होंने किए थे जिसको पढ़कर आपको और मुझे शर्म आए और ट्वीट डिलीट करवाने पड़े कि म्यांमार से हुआ है। अगर म्यांमार से लोग आए भारत के अंदर, तो क्या ये डिफेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत फेलियर नहीं कि पड़ोस के कंट्री से लोग हमारे देश के अंदर आ रहे हैं और 1 साल से ज्यादा 60,000 भारतीय नागरिक डिस्प्लेस और भारत आर्मी, भारत की सेना ऑन रिकॉर्ड है कि मणिपुर जैसी हालत हमने ना कश्मीर में देखी है ना पंजाब में। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये उनकी सरकार है। तो जब 355 लागू किया, 356 नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं भारत के इतिहास में जब 355 के बाद 356 लागू नहीं किया, सरकार को सस्पेंड नहीं किया। जब सेंटर की सरकार चला रही है मणिपुर, 60,000 लोग डिस्प्लेस है, उनके लिए क्या किया? कश्मीर पे मत जाइए, कश्मीर में पिछले 25 सालों में से 16 साल आपकी सरकार थी और आपने कश्मीरी पंडितों को भी रिहेबिलिटेट नहीं किया, क्योंकि ये भागेगी कश्मीर के मुद्दों पर। तो स्पेसिफिक मणिपुर के मुद्दों पर जवाब दे भाजपा के प्रवक्ता। चलिए तहसीन पूनावाला जी, बहुत सवाल कड़े आपने उठाए हैं, जरूर शहजाद पूनावाला जी से पूछूंगी। शहजाद पूनावाला जी, कम से कम ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। कम 14 महीने हो गए मणिपुर में जो घटना घटी, और काफी दिन तक वहां पर आगजनी होती रही, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के आरोपों में दम है? देखिए, आज मैं तहसीन पूनावाला की सारी जो बातें हैं उसके ऊपर ही जवाब दूंगा, और तहसीन पूनावाला ने सही कहा, मणिपुर की बात होगी। तो इसका मतलब जब 1990 में 300 लोग मणिपुर में मारे गए, 93 में 1100 लोग, 97 में 400 लोग, 2006 में 165, 2008 में 200, 2010 में 220, 2012 में 165 लोग मारे गए, उस समय के प्रधानमंत्री कोई भी नहीं गया, तो सारे प्रधानमंत्री गलत थे? तहसीन पूनावाला तो बोलेंगे गलत थे, पर राहुल गांधी क्या ये स्वीकारेंगे? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी है, तहसीन पूनावाला मात्र एक समर्थक है। तहसीन पूनावाला लीडर ऑफ ऑपोजिशन LO होता है, पर लीडर ऑफ ऑपर्चुनिज्म राहुल गांधी है। लीडर ऑफ ऑपर्चुनिज्म इस प्रकार से कि अगर वो हाथरस जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहां पर वो बाबा के बारे में भी बोल देते, नहीं बोले, अखिलेश जी के समर्थक है वो बाबा, इसलिए नहीं बोल पाए। परंतु तमिलनाडु जो आपकी सरकार है, वहां पर कलकुरुचि में 65 दलित मारे गए। दलित लाइव्स मैटर ये नारा तो राहुल गांधी ने दिया था ना, तब उठाया था जब तेलंगाना की सरकार नहीं थी। अब तेलंगाना की सरकार भी है, तमिलनाडु की सरकार भी है, पर तब तमिलनाडु में जो भी होता है, तेलंगाना में जो भी होता है, उस पर कुछ नहीं बोलते। बंगाल में महिलाओं को उसी समय पर, जिस समय पर मणिपुर हुआ, मालडा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। मणिपुर में कार्रवाई हुई। मालडा में शशि पांजा ने आकर कहा, थोड़े तो कपड़े फटे हैं। कितने कपड़े फटे हैं?
इसको निर्वस्त्र करते हैं क्या, कहते हैं क्या? उस समय पर भी राहुल और प्रियंका चुप थे। आज संदेश खाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि हाई कोर्ट सीबीआई जांच जो मांग करती है वो सही है। उसमें शाहजहां शेख के साथ ममता बनर्जी खड़ी रही, उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। उसके अलावा आज तमिलनाडु में बसपा के एक अध्यक्ष की हत्या की गई, वहां पर पीएमके के एक नेता के ऊपर वार किया गया, उसके लिए भी कुछ नहीं बोला राहुल गांधी ने। क्यों भाई? राहुल गांधी पूरे देश के प्रधानमंत्री और एलओपी है ना, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना, तो राहुल गांधी को देश के कोई भी हिस्से के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए? आज सवाल यह बनता है कि लीडर ऑफ हिपोक्रेसी कौन है, और कम से कम संजय राउत में ईमानदारी है। उन्होंने बता दिया ये न्याय यात्रा नहीं, ये केवल और केवल पीआर यात्रा है। अन्यथा तहसीन पूनावाला, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं ना, ये संघर्ष जो शुरू हुआ मैतेईस कुकीज में, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के आने के बाद शुरू हुआ। क्या ये सच है? और अगर ये सच नहीं है तो बताइए कि 50 वर्षों में आपने इसको समाप्त करने के लिए क्या किया? उत्तर पूर्व में जो वहां पर बार बार वहां पर संघर्ष चालू रहे, उसमें कितने आपने ट्रीटी साइन किए? बोडो अकॉर्ड, ब्रू रियांग अकॉर्ड, आसाम मेघालय डिस्प्यूट अकॉर्ड, एनएलएफटी, ये सारे कब साइन हुए? 7 एयरपोर्ट बने थे, आज 16 एयरपोर्ट बने हैं। कनेक्टिविटी बढ़ी है, पहली बार गुड्स ट्रेन मणिपुर पहुंची है। ये इतने वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार ने तो मणिपुर छोड़ो, मिजोरम पे बॉम्ब गिरा दिए, असम को बाय बाय बोल दिया। नॉर्थ ईस्ट का एन बोलने की आपको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चलिए एक ही लाइन। अच्छा, एक ही लाइन जी। बीजेपी के प्रवक्ता ने हमें पूरे भारत का दर्शन कराया, थैंक यू सो मच। लेकिन उनका मुझे जो समझ में आया कि क्योंकि 16 एयरपोर्ट बने और ट्रेन की लाइन बने, इसलिए 60,000 लोगों को आज घर के बाहर है, इसलिए कांग्रेस ने पहले गुनाह की, इसके लिए आज ये बेगुनाह है। बस ये मुझे समझ में, और कोई जवाब दिया ही नहीं है। बात ये नहीं है, लेकिन तहसीन पूनावाला केवल बाल बुद्धि या मंद बुद्धि कह सकता है। नहीं, मेरे बोलने का अगर तात्पर्य यही मिला आपको, बाल बुद्धि में संविधान निजी टिप्पणियां ना करें तो बेहतर है। मैंने उनका नाम लिया ही नहीं, ये क्यों अपने आप को मान रहे हैं? जिसके लिए भी कहा, बाल बुद्धि, जिसके लिए भी कहा, कोई इंसान तो होगा जिसके बारे में आपने कहा, तो मैं कह रही हूं उस इंसान के लिए भी ये कहना सही नहीं। मैं मुद्दे पर वापस लाती हूं। राष्ट्रपति शासन लगाया इन लोगों ने वहां पर। चलिए, मैं आनंद दुबे जी से बात करना चाहती हूं। और आनंद दुबे जी, सवाल सिर्फ इतना है, संजय राउत जी को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है कि राहुल गांधी किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाएं, यानी कि मणिपुर गए हैं तो मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं है। एजेंडा क्या है? प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए मणिपुर गए हैं, हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये दर्द है आपके दिल में मणिपुर की जनता के लिए। यही नकली आंसू पोंछने के लिए इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ी है और राहुल को सपोर्ट कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, राहुल गांधी गुजरात जाते हैं, वहां कहते हैं कि बस इनकी सरकार गिरने वाली है, बस हम सरकार गुजरात में भी लाने वाले हैं। और संजय राउत जी कहते हैं अभी प्रधानमंत्री मॉस्को गए हैं, लौटेंगे, सरकार गिरी हुई होगी, फिर बाहर ही रहेंगे। अरे भैया, अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, अभी तो सरकार बनी है, जल्दी क्यों है? इतनी हड़बड़ी में क्यों है? और मणिपुर का दर्द सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री बनना है, लोगों से हमदर्दी नहीं। और गिरिराज सिंह ठीक ही कह रहे हैं, ये ट्रेजेडी टूरिज्म हो रहा है। नाविका जी नमस्ते। देश के किसी भी कोने में यदि कहीं अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हिंसा होगी, उत्पीड़ना होगी, तो भारत देश के नेता प्रतिपक्ष वहां जाएंगे। और जब वहां वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और अगर इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो हो सकता है वो बालक बुद्धि ही होगा। आपने देखा हाथरस में भगदड़ हुई, 121 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। भारत देश के नेता प्रतिपक्ष वहां गए, लोगों से बातचीत की, लोगों के दुखों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। मणिपुर में पिछले कई महीनों से हिंसा हो रही है, नेता प्रतिपक्ष वहां गए, लोगों से मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ये उम्मीद हम करते हैं भारत की सरकार से, भारत की सरकार के मुखिया से। वो अगर नहीं जा रहे हैं, देश में 2 महत्वपूर्ण पद हैं, एक प्रधानमंत्री जी और एक नेता प्रतिपक्ष। अगर प्रधानमंत्री जी गंभीर नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष गंभीर है, कोई बात नहीं, देश तो हम सबका है, देश को तो मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। अगर नेता प्रतिपक्ष लोगों का दिल जीत रहे हैं, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि
2015 में जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात हुई, तब गोखले साहब ने कहा था कि आपको गांधी जी अगर भारत समझना है तो गांव-गांव जाइए, शहर-शहर जाइए, देश के हर कोने में जाइए। इक्का दुक्का बड़े शहर ही देश नहीं होते। राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भारत आनंद दुबे जी, मैं 100% आपके साथ समर्थन में हूं। राहुल गांधी जी तीसरी मर्तबा गए हैं अगर मणिपुर, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन देश में तो संदेश खाली भी आता है ना, तमिलनाडु भी आता है ना, वहां तो नहीं गए। तो क्यों ना पूछा जाए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, क्यों ना पूछा जाए कि ये सिलेक्टिव जस्टिस, ये सिलेक्टिव न्याय क्यों हो रहा है? नाविका जी, बहुत अदब से कह रहा हूं, आपका सवाल जायज है, बिल्कुल जाना चाहिए। तमिलनाडु भी जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए। जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वहां के साथ साथ जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी जाना चाहिए। हर देश के ये देश हमारा है, इस देश की खूबसूरती है। फिलॉसफी में सही है लेकिन असल में नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यही होता है सिलेक्टिव न्याय। जाना चाहिए, लेकिन संजय राउत को नहीं आया ख्याल ये कहने का कि भैया वहां भी चले जाओ। उन्होंने तो सीधा कह दिया प्रधानमंत्री बनना है तो मणिपुर जाएंगे। मणिपुर की जनता के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। नविका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव अभी चल रहा है या समाप्त हो गया। संजय राउत जी हों या राहुल गांधी हों या जितने भी नेता हैं, ये ठीक बात है कि नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी देश के किसी भी हिस्से में जाएं और जाना ही चाहिए। लेकिन कई बार लगता है ना कि कुछ राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मॉस्को जाते हैं, उस दिन वो मणिपुर होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उसी दिन एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में बताते हैं कि देखिए चीनी सेना ने कैसे बंकर बना लिया है, क्या कुछ कर लिया है और वो हमारा हिस्सा था। जिस अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हैं उस अखबार में भी ये नहीं लिखा है कि हम उसमें थे, हमारी वो जमीन थी। और जो पुरानी रिपोर्ट दिखती है तो उसमें वही दिखता है कि 1962 से पहले भारतीय सेना की कुछ चौकियां थी, 62 के युद्ध के बाद हम गंवा बैठे थे। ये जो रिपोर्ट दिखती है, अब चूंकि सेना का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कठिन होता है कि उस पर कोई बहुत जानकार होगा वही बता पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो कुछ भी हुआ वो एलएसी के उस तरफ हुआ, यानी चीन वाले हिस्से में। तो अगर आप ध्यान से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा पर हैं, मणिपुर शांत है, मणिपुर में तेजी से शांति बहाली हो रही है। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष वहां जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन का मसला उठाते हैं, चीन को ज्यादा मजबूत बताते हैं। अब आप सोचिए, देश की स्थिति कौन कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? बहुत लंबे समय से जिस तरह से मणिपुर में बार बार कहा जा रहा है और वहां जिस तरह से अफीम की खेती पर वहां की सरकार ने अंकुश लगाया है, जिस तरह से दोनों समुदायों के बीच विवाद समाप्त करने की कोशिश की गई, जिस तरह से म्यांमार से जो घुसपैठ हो रही है उसको रोकने के लिए बाड़ लगाने का काम हो रहा है, बायोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो करने की कोशिश हो रही। मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका काम है, लेकिन जब ये डिजाइन दिखता है और उसमें संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाइए ना, इसमें कहां किसको मुश्किल है? लोकतंत्र है भाई। 19 में आप लोगों ने कहा था कि आगे चुनाव नहीं हुआ, 24 में भी हुआ। अब 24 में आप हार गए तो अच्छा होगा कि देश के सामने इस तरह की स्थितियां न पैदा करें। अराजकता एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं हो रही वहां बिल्कुल राहुल गांधी जाएं, सरकार को घेरें, सब ठीक है, लेकिन ईश्वर करे कि शांति ही रहे, अशांति न हो। पिछली बार उनके दौरे के बाद स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो पाई थी, प्रशासन को ज्यादा मुश्किल हुई। सवाल पूछूंगी आपसे मैं अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, कोई ये सवाल नहीं उठाएगा कि क्या नेताओं को मणिपुर जाना चाहिए या नहीं। मैं जानती हूं कि सबको जाना चाहिए, वहां की सिचुएशन जो है संवेदनशील है और कोई मतलब इस देश के जितने लोग मणिपुर के साथ खड़े हैं उतने भी कम हैं। हम सबको मणिपुर में जल्दी से जल्दी नॉर्मल हालात हों, ना सिर्फ इसके लिए दुआ मांगनी चाहिए, हमें मणिपुर के हर एक रहने वाले हर एक निवासी के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप हाथरस जाते हैं, क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड है, तो वहां पर बाबा के बारे में एक लफ्ज नहीं कहते, एक शब्द नहीं।
मणिपुर चले जाते हैं, आप तमिलनाडु नहीं जाते, आप संदेश खाली नहीं जाते, आप गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अयोध्या हमने जीत ली, अयोध्या बहुत अच्छे से जीत ली। लेकिन जैसे अयोध्या जीती है वैसे ही हिंदू मुद्दों पर हम क्या करेंगे। पहले राहुल गांधी का आपको बयान सुनवाती हूं, फिर सवाल पूछो। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, सही बात, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। मूवमेंट ही हार गया। पूरा जो राम की रथ यात्रा हुई थी, जो राम मंदिर के लिए पूरा यहाँ एक पूरी तरीके से बीजेपी ने लड़ाई लड़ी थी, वो राम मंदिर बना। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमने एक अयोध्या जीत ली। हाँ, आपने अयोध्या जीती है, लेकिन सब खत्म, सब कुछ राहुल जीत गए। हर सरकार, गुजरात में भी सरकार, सेंटर में भी सरकार, मणिपुर में प्रॉब्लम, लेकिन तमिलनाडु और संदेश खाली नहीं दिखता। मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, जरूर विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए सत्ता पक्ष से, प्रधानमंत्री से, बीजेपी से, लेकिन इतना सिलेक्टिविज्म कैसे चलेगा? देखिए नाविका जी, मैं हर उस व्यक्ति को मंद बुद्धि का बालक बोलूंगा जो विपक्ष की कार्यशैली पे, विपक्ष, जनता ने हमें विपक्ष में चुना है, और अगर हम जनता की मदद के लिए खड़े होते हैं, जनता का जो उसका दर्द बांटते हैं और उसको अगर राजनीति कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग वाकई मंद बुद्धि के बालक होंगे। ये राजनीति, अगर इसको आप कहते हो कि हम किसी के सुख दुख में जाके खड़े हो जाएं, आज हाथरस में अगर जाके हम खड़े आपको रोक रही हूं, मैं दोबारा आपको पूरे 60 सेकंड दूंगी। मैं इतना कहना चाहती हूं और मैं रजिस्टर करना चाहती हूं, मंद बुद्धि एक स्पेशल चाइल्ड होता है जिसको किसी न किसी कारण सृष्टि ने उतना सक्षम नहीं बनाया होता, लेकिन उनके बाकी जो सेंसेस हैं वो बहुत चलते हैं। कम से कम इस फ्रेज को पॉलिटिकल सेंस में अगर आप ना इस्तेमाल करें, और मैं सभी अपने पैनलिस्ट से मैं उन्हें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि इसे हल्के तरीके से मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि किसी न किसी माँ का आप दिल दुखाएंगे, किसी बच्चे का दिल दुखाएंगे। हम अपनी पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक सीमित रखें। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। आपको मैं 60 सेकंड फिर से दोबारा से देती हूं अनुराग भदौरिया जी। अच्छी बात है। ये राय अगर आपने पहले रख दी होती तो मैं आपको जरूर धन्यवाद बोलता। आपने पहले रखी नहीं। जब विपक्ष बोलने लगता है तो आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, विपक्ष के साथ तो अन्याय होना ही है। इस देश के अंदर में कमाल की बात हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहां पे है वो अपना सत्ता धर्म नहीं निभाती है, तो हम उसको याद दिलाते हैं कि आपका सत्ता धर्म क्या है, क्योंकि हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस तरह की घटना हाथरस में हुई है, अन्याय हुआ है और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। आप उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। 120 लोग हमारे अपने खोए हैं इस देश के। अगर मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो ये अपने लोग हैं। हम सत्ता पक्ष को याद दिलाते हैं ये गलत हुआ, क्योंकि हम विपक्ष की जिम्मेदारी बाखूबी से निभा रहे हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर पर्चा लीक होता है तो हम कहते हैं पर्चा लीक हो रहा है, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका भविष्य अंधेरे में, 1 करोड़ परिवार इससे प्रभावित हैं। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी राजनीति कहती है तो मैं मानता हूं ये राजनीति है। अगर जनता की आवाज उठाना राजनीति है, अगर जनता का दुख दर्द बांटना राजनीति है, अगर किसानों का दुख दर्द बांटना राजनीति है, छात्रों का दुख दर्द बांटना राजनीति है, महिलाओं की तकलीफ में उनके साथ खड़ा होना, अगर उनके दुख दर्द को बांटना राजनीति है, तो मैं मानता हूं ये राजनीति है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है। आप सत्ता में उनके साथ खड़े भी नहीं होगे, आप छात्रों के साथ खड़े नहीं होते, छात्र तकलीफ में, आप शिक्षकों के साथ नहीं खड़े थे जब वो तकलीफ में होते हैं, आप मणिपुर के वहां बेटियां तकलीफ में आप खड़े नहीं होते, पहलवान बेटियां तकलीफ में आप खड़े नहीं हुए, हाथरस की बच्चे वहां पे इतनी बड़ी हादसा हो गया आप खड़े नहीं होते, उन्नाव की घटना हो जाएगी आप खड़े नहीं होगे, महंगाई से यहाँ किसान कई बार आत्महत्या करता आप खड़े नहीं होगे, बेरोजगारी से युवक आत्महत्या करता आप खड़े नहीं होगे, जब महंगाई बेरोजगारी से लोग जूझते हैं आप उस पर चर्चा नहीं करोगे। अगर हम आवाज उठाएंगे तो आप कह रहे हो राजनीति है। कमाल की बात है भाई। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो होने दिया जाए? नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। ये राष्ट्र हमारा है,
हम सबका है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिकरण करेगी, धर्म के नाम पे राजनीति करेगी, तब भी रोकेंगे। धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। और इसका जवाब उनको अयोध्या में मिला है, भूलो ना। और अयोध्या में नहीं मिलता रहेगा, जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता अपनी हक की बात चाहती है। आज यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करें, अनुराग भदौरिया जी, आपने बहुत से सवाल उठाए हैं, शहजाद जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने जो वो कहा था ना कि मैं विपक्ष से ही पूछती हूँ, मंदबुद्धि जो वर्ड यूज किया था, मैंने शहजाद पूनावाला को भी टोका था, गलती को मानता हूं। लेकिन आपको शायद सुनाई नहीं देता। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, सिलेक्टिव न्याय और सिलेक्टिव हियरिंग का जो आपको रोग है ना, उसको किसी डॉक्टर को जरूर दिखवा लीजिए। शहजाद पूनावाला कई सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। सबसे पहले नाविका जी, आपने बिल्कुल सही टोका और ये मेरे भी तरफ से स्लिप हुआ, तो मैं इसको सहजता से स्वीकारता हूं और मैं उसके लिए माफी भी मांगता हूं। देखिए, हाथरस में अन्याय हुआ, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम स्वीकारा। हाथरस कोई एक आध हादसा नहीं था, जैसे रामगोपाल यादव ने कहा। अच्छी बात है, सुधार टीवी पर शुरू हो गई है। फिर कहते हैं कि देखिए, किसानों की बात करिए, आत्महत्या हो रही है। तेलंगाना में किसान ने आत्महत्या की कैमरे पे, उस पर कोई चर्चा नहीं। अभी मूंग के किसानों को 1 रुपया एमएसपी का नहीं दिया गया है, सब एमएसपी के नीचे खरीद पंजाब में हुई है, उस पर एक चर्चा नहीं है। केरला में एमएसपी नहीं, उस पर एक चर्चा नहीं है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है महंगाई की बात करना चाहते हैं, करिए ना। कर्नाटका में पेट्रोल, डीजल, दूध, सबके दाम बढ़ा दिए गए, उस पर एक चर्चा नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी गए क्या? अखिलेश जी ने कुछ बयान दिया क्या हाथरस के विषय में? चलिए, हाँ, वो तो ये कह रहे थे कि सदा सदा जयकारा रहे इस बाबा का। तो मुझे लगता है कि हाथरस के विषय पर कितने संवेदनशील है वो एक अलग विषय है, ये कितने दोहरे रवैये है। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मणिपुर की बड़ी चिंता है ना। विपक्ष का काम करेंगे, सत्ता की ईंट से ईंट हिला देंगे। मणिपुर की असेंबली में आज तक कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं है कांग्रेस ने। और दूसरी और आखिरी बात, आनंद दुबे जी ने कहा नेता प्रतिपक्ष ने दिल जीत लिया। सावरकर के कमेंट से जीता था, हिंदू हिंसक है के कमेंट से जीता था, गीता गोडसे को हिंसा का श्लोक पढ़ाती है दुबे जी, इस कमेंट से जीता था। या बता दीजिए कि किस प्रकार से आज जब तमिलनाडु में 65 लोग मारे गए हैं वहां पर न जाते हुए जीता है। या यह बता दीजिए कि अयोध्या के मूवमेंट में, जिसमें शिवसेना का बहुत बड़ा रोल था, बाला साहब ठाकरे जी तो कहते थे हमने बाबरी को गिराया। अरे भाई, आनंद जी को स्क्रीन पर लाइए। आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक फैजाबाद की लोकसभा हम हारे, अयोध्या पर हम जीते, वो विधानसभा में लीड हमारी है, परंतु पूरा राम जन्मभूमि का मूवमेंट खत्म हो गया। अयोध्या मूवमेंट खत्म हो गया क्योंकि एक बार वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई है। एक बार नहीं, कई बार जीती है। क्या बात कर रहे हैं आप? नेता प्रतिपक्ष तो आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया, तब नहीं खत्म हुआ तो आज कैसे खत्म हुआ? मान्यवर, आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया ये कहकर। नाविका जी, कौन, मैं बात करूं जी? किसके बीच किसको बोलना है? दुबे जी का सवाल का जवाब आप क्यों दे रहे हैं भाई? आप बाबरी गिराने के मूवमेंट में थे क्या? एक मिनट, दुबे जी जवाब दीजिए। अरे भैया, ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? नाविका जी, ये बीच में कौन बोलता है? नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को उनका चेहरा दिखाया कि आप हिंदुत्व का चोला ओढ़कर ढोंग न कीजिए, आप नकली हिंदू हैं। उन्होंने कभी सकल हिंदू समाज की कोई आलोचना नहीं की। ये हमारे भारत देश के आप अयोध्या मूवमेंट बता दीजिए ना। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, क्या हार चुकी है आज? अयोध्या मूवमेंट पे भी आ रहा हूं, अयोध्या मूवमेंट पे भी आ रहा हूं। अयोध्या मूवमेंट हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है नाविका जी। अयोध्या में राम भगवान का मंदिर निर्माण हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी है। लेकिन दुख होता है कि इन नए भाजपाइयों ने हमारा सर शर्म से नीचे झुका दिया। तो राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या मूवमेंट आज हार गई है। आप राहुल गांधी के साथ समर्थन में है या नहीं है? मैं वही कह रहा हूं। आप वही नहीं कह रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। नाविका जी, मेरी बात सुनिए। आज राम भगवान ने भारत की जनता के, अयोध्या रूपी भगवान रूपी जनता को आदेश दिया कि इस अहंकारी बीजेपी को हरा दो। हमें दुख होता है, अयोध्या सीट हमारे लिए बहुत पावन रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लड़े, कोई भी जीते। आप राहुल गांधी की बात मानते हैं कि अयोध्या मूवमेंट हार गई? जन्मभूमि है, अयोध्या मूवमेंट हार गई। आडवाणी जी का नाम वही लिया तो कह रहा हूं, ये नकली भाजपाइयों ने अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया। आडवाणी जी भी नकली थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि नकली भाजपाइयों ने
नहीं, ये भाजपाई नहीं, वो तो जीते थे, वो तो जीते थे। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी जीते थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जीते थे। लेकिन ये जो नकली भाजपाई हैं, इन्होंने उस महान मूवमेंट को हरवा दिया। क्यों ऐसा करते हो हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्यों आप भगवान का हर्षवर्धन जी एक वाक्य आपकी इजाजत से आपका समय लेते हुए अतिक्रमण करते हुए आपको दंडित किया है, दुबे जी आपको दंड दिया है मैडम, चलिए दंड दिया है, आपकी मूवमेंट खत्म हो चुकी है। कम से कम जब हम डिबेट में होते हैं, वो भी राष्ट्रीय चैनल पर, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए दुबे जी। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा कि मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं। इन्होंने एम्बेसडर यूएस को कहा कि एलईटी कम खतरनाक है, हिंदू ग्रुप ज्यादा, जिस पर उद्धव सेना ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। ये वही राहुल गांधी की पार्टी है जिसने कहा कि राम जी का अस्तित्व नहीं, राम सेतु तोड़ना चाहिए। आप हमारे साथ थे, इसका विरोध किया आपने। ये वही राहुल गांधी की पार्टी है जिसने हिंदू टेरर कहा और कहा कृष्ण जी ने जिहाद का संदेश अर्जुन को दिया। और अभी केसी वेणुगोपाल ने नो इफ नो बट कहा, गीता के श्लोक से गोडसे को हत्या और हिंसा का पाठ मिला है। इसमें नकली और असली बात कहां से आ गई? नकली भाजपाइयों से बात क्या करें? स्टैंड लीजिए। अरे क्या बात करते हो? हमारे बाला साहब ठाकरे जी आपको कमलाबाई बोलते थे, कमलाबाई। आप लोग क्यों ऐसा करते हो यार? कांग्रेस को क्या बोलते थे कि वो झुकते हैं उसके सामने डैश डैश की तरह, याद है कि नहीं? अरे बट कमलाबाई हो यार, क्यों ऐसा करते हो? सांगत होते बाळा साहेब काँग्रेसच्या विषयी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जहां पॉलिटिक्स इतनी फ्लेक्सिबल है कि आज कुछ कल कुछ हो जाती है, वहां पर क्या अयोध्या मूवमेंट भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है कि अयोध्या मूवमेंट जो 1990 से चली, आज वो नकली भाजपाइयों की हो गई? देखिए नविका जी, असली मुश्किल ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। असली मुश्किल ये है कि अति उत्साह में शिवसेना के भी प्रवक्ता उसी दिशा में चले जा रहे हैं। और आनंद दुबे जी अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा हाथ से कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और आपकी राजनीति अलग है। हो सकता है कि अहंकार में आपको उद्धव ठाकरे को अमित शाह से हिसाब किताब चुकता करना हो, अमित शाह को उद्धव ठाकरे से करना हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये राजनीति सस्टेन नहीं करे। जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको जरा समझिए। वो कह रहे हैं कि हमने इस मूवमेंट को हरा दिया जो आडवाणी जी ने शुरू किया, जिसका केंद्र अयोध्या था। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से अपमानित करने की कोशिश एक बार नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा अपने अगर जमीन पर टिकी रहेगी तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं रुकने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं कि फैजाबाद सीट हार गए, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी, उसके बाद मित्रसेन यादव जीत गए थे, तो कोई ऐसा नहीं है। अभी जो फैजाबाद लोकसभा की 5 सीटें हैं, उसमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक। लेकिन ये विषय नहीं, मूल विषय क्या है? मूल विषय ये है कि राहुल गांधी जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं उसमें उनके 2 तरह के आचरण है। एक है जिसमें वो संवेदना, जिसमें वो लोगों के साथ, किसानों के साथ फोटो खिंचाना, बुलेट मिस्त्री के साथ फोटो खिंचाना, ईंट गारा लेके दीवार बनाने लगना, ट्रक पे चढ़ जाना, ये सब है। दूसरा क्या है? हिंदू पहचान पर हमला। अगर आप ध्यान से देखिए, लगातार वो हिंदू पहचान पर हमला कर रहे हैं, विदेश में अपने भाषणों से लेकर, अपनी कॉन्फ्रेंस से लेकर, और यहां वो संसद में कह देते हैं कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, नफरती हैं, असत्य बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं तो आपको कह रहा था। तो भाई क्यों नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह है? क्यों हिंदू को सबको कहा? फिर अभी का आप ले लीजिए, जिस तरह से अयोध्या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, असली हमला हिंदू पहचान पर है। और शिवसेना को अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, सावरकर का नाम लेते अब शिवसेना भी बचने लगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ओवरऑल जहां भी हिंदू आस्था, हिंदू आइडेंटिटी है, और अयोध्या पर हमला क्यों हो रहा है? अयोध्या उजाड़ हो गई थी, अयोध्या शापित सी थी, अयोध्या 800 मीटर में खत्म हो जाती थी, लेकिन आज अयोध्या दुनिया के मानचित्र पर है और विश्व मानचित्र पर हिंदू गौरव के तौर पर स्थापित है। काशी विश्वनाथ धाम हिंदू गौरव के तौर पर स्थापित है। पूरी दुनिया में दिख रहा है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ने कैसे भारत की संस्कृति, उसके गौरव को सहेज कर रख दिया था। असली जो लड़ाई है वो यही, असली लड़ाई यही है। और पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पब्लिक के सवाल पर जाऊं, अनुराग भदौरिया जी देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार महोदय जी बार बार राजनीति को धर्म में कहां ले जा रहे हैं? भाई, धर्म हमारा आस्था का विषय है,
हम सब हिंदू हैं। अब आप बताओगे मुझे अयोध्या इसके वाला मतलब बयान भारतीय किसने जनता दिया? पार्टी इंडिया हम गठबंधन लोगों के का भारतीय नेता जनता जो पार्टी हिंदू नहीं है प्रधानमंत्री खाली। बनाएंगे आप, जिसको उन्होंने दिया ये बयान क्या बीजेपी ने दिया था? गीता पर बयान केसी वेणुगोपाल ने दिया। कुरान के बारे में बोलकर दिखाओ ना। मैं बोल लूं, मैं अपनी नहीं, बात कह गीता लूं। के बारे में अगर दिया मैं गया अपनी बात बयान कह लूं, किसी नबिता और जी, धर्म ग्रंथ के डिबेट बारे का में तरीका बताओ। नहीं। मैं तो नहीं किसी के बीच में बोला। अब आपके आप अनुराग अगर जी, यही कम डिबेट से कम कराना चाहते यदुवंशी हैं, पार्टी तब तो ठीक गीता नहीं के है। नबिता सम्मान जी, में ये तो उतर अन्याय हो रहा है। है। ये देश देख रहा है कि कभी तो विपक्ष के गीता साथ के अन्याय सम्मान में नबिता जी उतर आओ, करा रही है द्वारका के डिबेट में सम्मान में अपने उतर आओ। स्टूडियो में बैठा के बीजेपी के प्रवक्ता से। अरे बैठा इसके बैठा मतलब के आप कुछ नहीं है भाई। आप एक छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये एंकर मान लिया पर जाए हमला कि जो छोड़ बाहर दीजिए। से नहीं, एंकर बाहर पर से जो हमला लोग छोड़ जुड़ते हैं दीजिए। उनको बोलने नहीं अनुराग दिया जी, जाएगा। one आप trick अपना pony एजेंडा बोलते हैं चलेगा इसको, भाई, मतलब तो एक ही बताइए, trick चलाइए आता है। एजेंडा, चलाइए फिर। इनके पूरे देख लीजिए दुनिया वालों, असले में देखो एक हम ही तो trick बोलना है। चाहते हैं एंकर को गाली लेकिन दो, नहीं बोलने महिला दिया जा एंकर रहा को और है। गाली दो। नाविका जी चाहती नहीं है कि विपक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष तीन अपनी विपक्ष बात के कहे, पैनलिस्ट, विपक्ष एक को आप पत्रकार, बात एक जनता बीजेपी। तक जाए। फिर भी इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और मैं बता रहा हूं नाविका जी, गीता अगर को भारतीय गाली जनता देने पर आपको पार्टी ने बुरा नहीं अपने लगा? प्रवक्ताओं को नहीं बदला, है, इनकी फिर भाषा भी शैली रोना नहीं बदली, बंद नहीं तो होता है। अनुराग भदौरिया जी कहिए तो रुमाल भेज दूं, बात कहिए ना, रोते क्यों हैं? पार्टी के नेता करेंगे तो आप लिख के लीजिए, भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। चलिए। साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी साफ क्योंकि हो हिंदुस्तान जाएगी। की ये संस्कृति गीता को पसंद क्यों नहीं है कि अपशब्द बोले, वो आप उसका दूसरों जवाब के दो। बीच में टोका टाकी गीता कीजिए, को दूसरों को अपशब्द अपमानित क्यों वाले बोले? शब्द का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। चलिए, अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर आ जाइए। 30 सेकंड का समय दूंगी, 30 सेकंड का समय दूंगी। मुद्दे की बात कहिएगा, मुद्दे की बात कहिएगा। कम से कम पत्रकार को का रोना बंद कर दीजिए। गीता को अपशब्द क्यों बोले, उसका जवाब दो। अरे बोलने दीजिए, आप तो हंटर लेके बैठे हैं क्या? गीता बोलने को दीजिए अपशब्द मुझे। क्यों बोले, मैंने उसका कहा, जवाब दो। अगर नाविका जी, सवाल मैं से सच डर बोल रहा लगता है, हूं, हंटर आज से डर समाजवादी लगता है। पार्टी 37 सीटें उत्तर एंकर से प्रदेश डर में लगता जीती है। है। और सुनिए, अरे बात सुन तो ली, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में इसलिए जीती है क्योंकि हम लोग भाषा शैली का ख्याल रखते हैं। हम नेताओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। राजा अयोध्या भारतीय बोल जनता दिया पार्टी आपने के सांसद प्रवक्ता को। नेता हमेशा नेताओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करते ये हैं कौन और से शब्द डिबेट का में आके घटिया प्रदर्शन करते हैं। इसकी वजह से आज 33 सीटें आई हैं। गीता को मैं तो अपशब्द बीजेपी क्यों को बोला? कहूंगा, ऐसा अपनी भाषा है शैली को सुधारिए, जनता आपको बहुत समझदार है। 37 सीटें देश की आई, जनता देख उसके रही लिए है। अगर इसी मैं तरह से आपको भाषा शैली मुबारकबाद रही तो आने वाले देती दिनों में हूं। 4 और सीटें मुझे नहीं लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस पर आपको बहुत लोगों ने कहा है कि आपने कहां से कहां तक कर दी, पर आप सरकार नहीं बना पाए। 2017 में आप हारे, 2019 में आप हारे, 2022 में आप हारे, 2024 में 37 सीटें आई, सरकार नहीं बना पाए। कम से कम पर्सपेक्टिव अपना सही रखिए। 33 सीट उत्तर गीता प्रदेश को में अपशब्द क्यों बोले, मैं 10वीं बार दोहरा रहा हूं। ना अनुराग जी, ना आनंद दुबे जी, एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि गीता के विषय में क्यों बोला। जनता पार्टी ने संस्कारी प्रवक्ता जिस टाइप के रखे हैं, नेता रखे हैं, ये 3 पे लेके मानेंगे, लेके आएंगे 3 पे। को हम बोल रहे हैं आपसे, तहसीन पूनावाला, अगर धर्म हमारी आस्था का विषय है तो राहुल गांधी ने अयोध्या मूवमेंट को हराने की बात क्यों कही? और अगर धर्म की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती तो ये क्यों कहा पार्लियामेंट में कि ये जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं ये हिंसक हैं, ये असत्य बोलते हैं, ये नफरती हैं? क्यों बोला? ये तो आस्था का विषय है। मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मैं बहुत लंबे समय के बाद बोलूंगा, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुराग भाई भी अगर नहीं करे तो मैं उम्मीद करता हूँ। 2 चीज, ये बिल्कुल सही है कि हिंदुओं के नाम पे भाजपा भारतीयों को ठगती है और मुसलमानों के नाम पे ओवैसी ठगते हैं भारतीयों को। ओवैसी के बच्चे और अमित शाह जी के बच्चे, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे, सारे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, गरीब हिंदू और गरीब मुसलमानों को सड़क पे लड़ने के लिए लगाते धर्म के नाम पर। तो इन पे एक्शन होना चाहिए। ये फर्जी हिंदू, फर्जी मुसलमान है। दूसरी चीज, हाथरस के बारे में भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मान लेते अखिलेश जी इन्वॉल्व थे, राहुल जी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व है, सरकार तो आपकी है, एफआईआर में आपने नाम क्यों नहीं डाला? सवाल ये है। सरकार तो आपकी है, एसडीएम को आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? सवाल ये। क्या अखिलेश जी ने आपको रोका है? क्या राहुल जी ने आपको रोका है? आज भी आप किसको सुरक्षा दे रहे हैं? ये आपकी मानसिकता दिखाती है। अगर वहां पर 120 गरीब लोगों के बदले में एक भी भाजपा के नेता, मैं नहीं उम्मीद करता ऐसा, या कोई भी नेता का बच्चा होता, वो ये तो आपका एक्शन। गरीब तो तमिलनाडु में भी मरे थे, गरीब तो तमिलनाडु में भी मरे थे, उनका ख्याल नहीं आता। जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला, एक बार मुझे संवाद करने दीजिए। ये किसके बच्चे थे जब अखिलेश यादव उनके मंच पर जाकर बोल रहे थे सदा सदा तक जयकारा रहेगा? ये कौन वहां पर शामिल था उस बड़ी भीड़ में?
और गरीब के बच्चे मरते हैं। नहीं, सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम के दंगों में तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे किसके काल में हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, दिल्ली। और मुंबई दंगों में आपने उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे को गालियां दी है, आप स्वयं तहसीन पूनावाला ने। और आज उनकी गोद में जाकर बोल रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म बचा रहे हैं। तहसीन, अगर हिम्मत है तो बोलिए श्री कृष्ण रिपोर्ट क्या है, बोलिए आनंद दुबे को क्या है श्री कृष्ण रिपोर्ट, कौन दंगे करवाता है? अब बंद हो गया मुंह। और गीता के विषय में जो बोला गया उस पर आनंद दुबे, पब्लिक से सवाल आ रहे हैं। केतन पारिक का कैलिफोर्निया से सवाल है, क्या विपक्ष हिट एंड रन पॉलिसी में ही यकीन रखता है? कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, मणिपुर की समस्या लंबे समय से चल रही है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कितनी बार मणिपुर गए? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत इतने प्रोमिनेंट हो गए हैं, बिना टीएमसी समाजवादी पार्टी के सलाह मशवरा किए ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बताने लगे हैं? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी, क्या समाजवादी पार्टी से पूछा गया है कि शिवसेना के संजय राउत ने खुद ही तय कर लिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार है? पहले एलओपी भी बना दिया, अब प्रधानमंत्री। देखिए मेरा जो टारगेट है वो सीधा सा है कि हम इंडिया गठबंधन, मेरी जिम्मेदारी हमें विपक्ष में बैठाने की जनता ने दी है। भारतीय जनता पार्टी को हराया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों हराया भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे चर्चा नहीं करती, ना यहाँ शिक्षकों पे, ना छात्रों पे, ना युवाओं पे, ना महिलाओं पे, महिलाओं पे, और हम उन मुद्दों को लेके समाज के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। आज भारतीय जनता पार्टी हारी है। 400 महीने पहले आप कह रहे हैं देश की जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया, देश की जनता ने जब आपको विपक्ष में बिठाया तो तसल्ली से विपक्ष में बैठिए ना, तसल्ली से विपक्ष में बैठिए। रोज ही कहते हैं आज ये गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी, हम आ जाएंगे, अभी मॉस्को गए हैं तब गिर जाएगी। अरे भैया जल्दी किस बात की है, केले के छिलके पे पैर ना आ जाए। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, जयराम रमेश राहुल गांधी को ही रूस क्यों नहीं भेज देते? विपक्ष का नेता बनाकर 99 सीट जो आई है, राहुल गांधी का कद तो प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया है कागजों में कम से कम, तो भेज दीजिए इन्हें रूस। और विघ्नेश्वर सिंह का बलिया उत्तर प्रदेश से सवाल है, क्या राहुल गांधी जी को 2015 की मणिपुर हिंसा याद नहीं है? कितनी बार गए थे उस समय मणिपुर? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्होंने मणिपुर में जो देखा उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजे? क्या राजनीति से ऊपर उठकर वो ऐसा करेंगे? तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। क्या माननीय गृह मंत्री जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए? जब मैं आपके शो पे था नाविका जी, कर्नाटका के चुनाव के दौरान, वे आपके चैनल पे थे और मन की बात कर रहे थे, मणिपुर नहीं गए। क्या उनसे पूछना नहीं चाहिए था कि मई 28 को जब वे मणिपुर पहुंचे, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ उन महिलाओं जिन्होंने उन महिलाओं को नंग परेड किया? क्या उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि म्यांमार से लोग कैसे आ रहे? सवाल राहुल गांधी से पूछिए, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं, ना आनंद जी को है ना अनुराग भाई को है। लेकिन जो व्यक्ति देश का गृह मंत्री है, जो पूरी तरह से फेल हो चुके, जिनके नाक के नीचे 2-2 दिल्ली के दंगे हुए, क्या उनसे रेजिग्नेशन नहीं मांगना चाहिए? देश के सबसे असफल गृह मंत्री है अमित शाह जी, सबसे असफल गृह मंत्री है होम मिनिस्ट्री। इसी पे एक वाक्य, आज की तारीख में 11,000 एफआईआर हुए, आप बताइए 93 में कितनी एफआईआर हुई? 60,000 लोग आज की तारीख में मणिपुर में उस समय ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादा लंबा चला वो हिंसा, ज्यादा लंबा चला। रोकती हूँ, विराम दीजिए अपने शब्दों को, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके से। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया है। कठुआ से खबर आ रही है, इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 5 जवानों को घायल होने की भी खबरें आ रही हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कठुआ की खबर, सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सोहेल, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? 4 हमारे सेना के जवान शहीद हो चुके हैं, 5 की स्थिति घायलों में बताई जा रही है, क्या खबरें आ रही हैं? सर्च ऑपरेशन कितनी देर से चल रहा है और कोई भी सक्सेस हाथ लगा है आर्मी के?
देखिए, कठुआ के बडनोटा इलाके में आज 3:30 बजे के करीब जो है आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें जो सेना के जो जवान थे वो उसमें सवार थे और उनको काफी गंभीर रूप से जो है चोटें आई। तुरंत उनको जो है उधमपुर के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन 4 जवानों की इसमें फिलहाल शहादत हुई है। 6 जवान जो है वो घायल है, जिसमें से 2 की जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। इस अटैक के तुरंत बाद जो सुरक्षा बल है उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है। एक जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार वहां पे चलाया जा रहा है और ये भी खबर आ रही है कि 6 आतंकवादियों को जो सुरक्षा बल है उन्होंने जंगल के एक इलाके में जो है वो कॉर्डन किया है, कॉर्नर किया है। ये जो इलाका है ये किश्तवाड़ और भदरवा के जो पहाड़ी इलाके हैं उनके बिल्कुल नजदीक है और ये बडनोटा का कठुआ का जो इलाका है ये भी एक पहाड़ी इलाका है और टेरेन जो है वो काफी डिफिकल्ट है। जो जिस रास्ते से ये फौजी गाड़ी जा रही थी वो भी काफी डिफिकल्ट रास्ता है और उसी रास्ते पर जो है इस जो आतंकवादियों ने उन्होंने उस गाड़ी को निशाना बनाया। राजौरी, पुंछ और जम्मू के जो प्रोविंसेस है जहां पे ये इस वक्त जो 5 घायल सेना के कर्मी हैं उनकी कंडीशन कैसी है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो इंजर्ड सोल्जर्स है उनको जो है उधमपुर के बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। 2 उनमें से जो है उनकी कंडीशन काफी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जो उधमपुर का बेस हॉस्पिटल है, आर्मी का बेस हॉस्पिटल है, वहां पे उनको लिया गया है और उनका वहां पे इलाज चल रहा है। फिलहाल 4 हम आपके साथ दोबारा संपर्क करेंगे। इस वक्त देश में हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि इस आतंकवादी घटना में हमारे 6 सैनिक घायल हुए हैं और 4 शहीद हुए हैं। हमारी नजर बनी रहेगी यहाँ के हालात पर, हम आपके पास अपडेट लेकर आते रहेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूँ आपसे इजाजत, नमस्कार और दुआ मांगते हैं कि हमारे सिपाही जल्द ठीक हो जाएं।